Shall we begin? Good morning. Good morning. कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस एक बार क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन. चलिए, बिजनेस लॉज. बिजनेस लॉज में क्या पढ़ रहे थे अपन? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ रहे थे अपन? बेसिक्स, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट. उसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कौन बताएगा? इट इज एन agreement which is enforceable by law. agreement मतलब क्या? promise or set of promises for consideration. और इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन किसका था? क्या? प्रपोजल या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, राइट. ऐसा जो है ये पूरा बोलता था अपने को. इन सब टर्म्स का मतलब क्या होता है ये भी देखा था अपन ने. बेसिक शुरुआत में ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, देन एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, राइट. ऑब्वियसली अग्रीमेंट्स में भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो लीगल, दूसरे सोशल. सोशल या डोमेस्टिक टाइप के अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बट सिर्फ जो लीगल रिलेशन क्रिएट करते हैं वो वाले जो अग्रीमेंट्स होते हैं दे कैन बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. अब अपने को यहां पर उसी बेसिस पर डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. अग्रीमेंट का मीनिंग क्या है? अग्रीमेंट मतलब क्या? every promise and every set of promise forming consideration for each other. क्या बोला उन्होंने? अग्रीमेंट का मतलब वही जो अपन ने डेफिनेशन में देखा, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर कंसिडरेशन. कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. पहला तो ठीक है, मीनिंग या डेफिनेशन. दूसरा स्कोप. ज्यादा बड़ा स्कोप बिना इधर पड़े क्या लगता है किसका है? कॉन्ट्रैक्ट का या अग्रीमेंट का? ज्यादा बड़ा स्कोप कॉन्ट्रैक्ट. इफ यू वांट यू कैन कम फॉरवर्ड. कॉन्ट्रैक्ट का या अग्रीमेंट का? कॉन्ट्रैक्ट का कि अग्रीमेंट का? ज्यादा बड़ा स्कोप है एक्चुअली अग्रीमेंट का. किस सेंस में बोल रहे हैं वो बताता हूं. उनका क्या बोलना है? कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट अपन किसको बोल सकते हैं, कौन से अग्रीमेंट को बोल सकते हैं? जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है. क्या सारे अग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल रहते हैं क्या? अग्रीमेंट्स में देयर इज लीगल अग्रीमेंट्स आल्सो एज वेल एज सोशल अग्रीमेंट्स आल्सो, पर इसमें से जो सिर्फ लीगल वाले हैं वो सिर्फ बन पाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स. इन दैट सेंस अग्रीमेंट इज वाइडर टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंपैरेटिवली नैरो टर्म. समझा क्या? agreement it's a wider term, both legal and social agreements are covered, but contract क्या है? It is used in narrow sense. It is only legally enforceable agreements are covered in the term contract. Next, legal obligation. agreement में हर बार हर एक टाइप के agreement में legal obligation create होगा क्या? कौन से अग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा? सोशल टाइप के अग्रीमेंट्स में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा. इसीलिए बोलते हैं इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. एन अग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज. जरूरी नहीं कि हर एक टाइप की अग्रीमेंट करे, पर कॉन्ट्रैक्ट
necessarily creates a legal obligation, क्योंकि it covers only such agreements that are legally enforceable by law. And last point important, इस पर ऐसा ये लाइन में क्वेश्चन बना करके भी आ सकता है, all agreements are not contracts but all contracts are agreements. सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं क्या अपन? क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट में सोशल वाले भी आते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली अग्रीमेंट्स आ ही जाएगा, लीगल वाला, बट उसमें इट इज अ अग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ इट. राइट. नेक्स्ट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यहां तक क्लियर है क्या? बेसिक क्या पढ़ा अभी तक अपन ने? क्या पढ़ा बताओ बोला? कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. अग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर कंसिडरेशन. और ये जो है प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर कंसिडरेशन, वो क्या है? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर वो कैसे बनते हैं? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. ना नेक्स्ट हेडिंग में वो क्या बोलते हैं? देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट को अपन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बोल सकते हैं? जब उसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो. कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स? ये जो अपने को सारे नीचे दिए हैं. अब यहां पर दो लिस्ट दी हुई है. एक लिस्ट जो है वो दिए है एज गिवन बाय सेक्शन 10. एक तो सेक्शन 10 में डेफिनेशन दी है. डेफिनेशन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए: अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. हर एक पॉइंट को ऑब्वियसली अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे. और एक लिस्ट दी हुई है जो कि नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल. ये लिस्ट कौन सी लिस्ट है? जो सेक्शन 10 में स्पेसिफिकली दी हुई नहीं है, बट हमको एनालिसिस से या दूसरे सेक्शन से समझ में आई है कि ये चीजें भी होना जरूरी है. ठीक है, एक एक पॉइंट को देखते हैं. पहले कौन सी लिस्ट देखेंगे अपन? ये वाला. वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि सेक्शन 10 में दिए हुए नहीं है, बट एक्चुअली एनालिसिस एंड बाकी सेक्शन से अपने को समझता है कि एक एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये चीजें उसमें होना जरूरी है. शुरुआत में पहले सेक्शन 10 की डेफिनेशन दी है. ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not expressly declared to be void. ये डेफिनेशन के बेसिस पर ही उन्होंने एलिमेंट्स बनाए हैं जिस पे अपन बाद में आते हैं. पहले काय पर चल रहे हैं अपन? वो लिस्ट पर जो कि सेक्शन 10 में दी हुई नहीं है बट अपने को समझती है बाय एनालिसिस. सबसे पहला पॉइंट उसमें टू पार्टीज. क्या बोल रहे हैं वो? दो पार्टीज होना जरूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में. कॉन्ट्रैक्ट एक पर्सन क्या खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? देयर हैज टू बी टू पार्टीज. वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ. देयर हैज टू बी एटलीस्ट टू पार्टीज. वन पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय नेचुरल पर्सन एंड बाय अदर पर्सन. ठीक है, दो पर्सन होना जरूरी है. खुद के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. एक और पॉइंट इसमें दिया है, अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय नेचुरल पर्सन एंड बाय अदर पर्सन्स हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस. देखो, पर्सन मतलब कौन? एक तो आप और मैं, नेचुरल ह्यूमन बीइंग. ठीक है, बायोलॉजिकल पर्सन. और कौन से बोल रहे हैं वो पर्सन? एंड बाय अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस. लॉ में देयर आर सर्टन एंटिटीज और सर्टन बिजनेस फॉर्म जिसको लॉ ने क्या किया है? अपनी सेपरेट आइडेंटिटी दी है. जैसे कि कंपनी, जैसे कि
एलएलपी, एक कंपनी एंड एक एलएलपी, इसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रहती है। सेपरेट आइडेंटिटी क्या होती है वो अपन जब कुछ चैप्टर्स में जाएंगे और डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए समझो, रिलायंस एंड मिस्टर अंबानी, क्या ये एक ही पर्सन है क्या? नहीं, लॉ की नजरों में रिलायंस लिमिटेड इज अ डिफरेंट पर्सन, बायोलॉजिकल पर्सन नहीं है, बट वो एक डिफरेंट पर्सन है लॉ की नजरों में, और मिस्टर अंबानी इज अ डिफरेंट पर्सन। ठीक है, तो रिलायंस लिमिटेड भी अपने आप से, अपने खुद के नाम में क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट जो भी कर रहा है वो कैसा चाहिए, पर्सन चाहिए, और पर्सन मतलब या तो नेचुरल पर्सन या फिर पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज बी असर्टेनेबल, दोनों पार्टीज की आइडेंटिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, असर्टेनेबल होनी चाहिए। सो पहला पॉइंट क्या बोलता है, कितनी पार्टीज चाहिए, दो पार्टीज हमको चाहिए हमारे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। इट सेड, धोखे तो बेशुमार दिए हैं दुनिया वालों ने, अरे वाह वाह तो बोलो रे, धोखे तो बेशुमार दिए हैं दुनिया वालों ने, पर फिर भी दुनिया से यारी बार बार कर लेता हूं। धोखे तो बेशुमार दिए हैं दुनिया वालों ने, पर फिर भी दुनिया से यारी बार बार कर लेता हूं। औरों पर अब एतबार नहीं मुझको, इसीलिए अपने आप से ही नफरत और अपने आप से ही प्यार कर लेता हूं। पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चलता नहीं, वहां पर क्या चाहिए, दो पर्सन चाहिए। टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी टू पार्टीज। अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी स्पेसिफिक अपन बात करें किसकी, सेल की, तो सेल में भी देयर इज अ बायर, देयर इज अ सेलर, राइट, seller and buyer, the seller and buyer must be two different persons because a person cannot buy his own goods. अब इसमें एक और छोटा सा नहीं, अपने को केस लॉ दिया है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल। देखो यहां पर क्या हुआ था, एक पार्टनरशिप फर्म थी, ठीक है, क्या नाम था उनका, रमन लाल एस एंड कंपनी, ठीक है, वो नाम छोड़ दो। पार्टनरशिप फर्म में देयर वेयर पार्टनर्स ए बी सी डी। अब क्या होता है, जब भी ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है ना, तो इसके असेट्स जो थे पार्टनरशिप फर्म के, वो वापस पार्टनर्स को मिल जाते हैं। ठीक है, प्लस ये जो पार्टनरशिप फर्म टाइप का बिजनेस होता है ना, तो पार्टनरशिप फर्म, लेट से इन्होंने एबीसीडी ने मिलकर बनाई थी, ए बी सी डी एंड कंपनी, ऐसी पार्टनरशिप फर्म, तो एबीसीडी एंड कंपनी इसकी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं रहती। जैसे कंपनी में बोला अपन ने रहती है, एलएलपी में रहती है, वैसे पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट आइडेंटिटी नहीं रहती। इसमें द पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप फर्म आर वन एंड द सेम पर्सन, ऐसा समझा जाता है। अब यहां पर केस क्या था, जब ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही थी, बंद हो रही थी, तो पार्टनरशिप फर्म के असेट्स वापस पार्टनर्स को मिल रहे थे। ठीक है, वापस पार्टनर को जो मिल रहे थे, तो सेल्स टैक्स के ऑफिसर ने क्या बोला कि ये क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को सेल हो रहा है, और यहां पर इस पर सेल्स पर टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या लगता है, गिवन द सर्कमस्टांसेस एंड एवरीथिंग, आपका जजमेंट क्या रहेगा? अगर आपको जज बना कर बैठाया था वहां पर, तो क्या जजमेंट रहेगा? क्या लगता है, सेल्स टैक्स ऑफिसर की बात सही है या गलत है? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? ठीक है, लॉजिक ठीक है, बट वो वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं है। अरे तुमको समझा क्या बोला मैंने, केस एक फर्म है जो कि बंद हो रही है, उसके पार्टनर्स है एबीसीडी, उनको वापस असेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, वो बोल रहा है एक पार्टी से दूसरे पार्टी को कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पर, और इसलिए टैक्स लगेगा। सेल्स टैक्स ऑफिसर का क्या बोलना था, एक
पर्सन से दूसरे पर्सन को कुछ तो भी बेचा जा रहा है। पर यहां पर पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स ये एक ही तो पर्सन है ना, अपन ने अभी बोला, राइट? तो वहां पर एक ही पार्टी है, दो पार्टीज है ही नहीं। और जब दो पार्टीज ही नहीं है तो टैक्स की बात कहां से आई? कोई ट्रांजैक्शन खुद ही खुद पे, मतलब खुद ही खुद को बेचकर खुद पे ही टैक्स लगाएंगे क्या? नहीं, ऑब्वियसली। ऐसा ही कोर्ट में डिसाइड हुआ था। When on dissolution, assets were divided among the partners. Sales tax officer wanted to tax this transaction. It was held that it was not a sale. Partners being the joint owner cannot be both buyer and seller. दोनों भी बायर एंड सेलर को खुद ही नहीं दे सकते। Second, parties must intend to create legal obligation. There must be what? An intention on the part of the parties to create legal relationship. ये तो देखा अपन ने एनफोर्सेबिलिटी में। कोई भी सोशल टाइप का अग्रीमेंट या जहां पर ऐसा अग्रीमेंट जहां पर लीगल रिलेशन क्रिएट करने का वहां पर इंटेंशन नहीं था पार्टीज का, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। देयर हैज टू बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। Social or domestic type of agreements are not enforceable in court of law and hence they do not result into contracts. ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 5 पे वो केस लॉ आते हैं उसमें। मिस्टर लेखपाल प्रोमिसेस टू पे 5 लाख टू हिज सन। मिस्टर एल ने क्या बोला अपने सन को कि तू सीए बन जा, सीए बनने के बाद मैं तेरे को कितने रुपए दूंगा? 5 लाख रुपए। सन ने मेहनत करके पूरा सीए बन गया, बोले लाओ पापा 5 लाख रुपए। मिस्टर एल बोले अब तो तू सीए बन गया, अब खुद ही कमा लेगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। क्या सन मिस्टर एल पर केस करके पैसे ले सकता है? नहीं, क्योंकि ये क्या था? सोशल अग्रीमेंट। Here the son could not recover as it was what? Social agreement. Next, example 7 क्या बोलता है? A sold goods to B on condition that he must pay for the amount of the goods within 30 days. Here A intended to create legal relationship with B. Normal transaction, A ने B को बोला कि मैं तेरे को क्या करूंगा? गुड्स बेचूंगा, तू मेरे को क्या करना? 30 दिन बाद उसका पैसा दे देना। यहां पर प्रॉपर कमर्शियल लीगल ट्रांजेक्शन था, यहां पर इट वुड बी टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। एक ऊपर अपन ने केस लॉ छोड़ा था, एग्जाम्पल 5। देखो क्या हुआ था वहां पर? अ हस्बैंड अग्रीड टू पे हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ। हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था वाइफ को, क्या प्रॉमिस किया था? कि मैं जो है देखो क्या करूंगा, हर महीने कुछ तो भी सम ऑफ मनी पे करूंगा, ठीक है? वाइल ही वॉज अब्रॉड, ये कहीं बाहर जा रहा था, बोले जब मैं बाहर रहूंगा देखो हर महीने कुछ सम अमाउंट कुछ अमाउंट देखो जो है पे करता रहूंगा। अब हस्बैंड बाहर गया, बेचारा भूल गया पे करना। वाइफ ने ये बात पे क्या कर दिया? केस कर दिया हस्बैंड। डेंजर रहती वाइफ, वाइफा मतलब वाइफ, राइट? एक ही ऑब्वियसली, मेरे को नहीं मालूम, जस्ट नो एक्सपीरियंस। तो यहां पर क्या कोर्ट में वाइफ जो है वो हस्बैंड से रिकवर कर सकती है क्या? क्या लगता है? लीगल लग रहा है या सोशल लग रहा है? इट इज अ सोशल अग्रीमेंट। Husband failed to pay the promised amount, wife sued him for the recovery. Here in this case wife could not recover as it was a social agreement and parties did not intend to create legal relation. ठीक। थर्ड, अदर फॉर्मेलिटीज। अभी तक कितने पॉइंट देखे अपन ने? 2।
कौन से? टू पार्टीज, एंड पार्टीज का इंटेंशन क्या होना चाहिए? टू क्रिएट लीगल रिलेशन। थर्ड पॉइंट पे चलें उसके पहले एक काम करो, बुक निकालो, छोटा सा कुछ तो भी लिखते हैं अपन। बिना पढ़े बिना देखे, state the difference between agreement and contract. For 4 marks. जो ध्यान में आता है जैसा होता है लिखो।
Let me know once done. हुआ क्या? कितने पॉइंट्स आए? चलो 1 मिनट और देते हैं। स्टॉप। आए क्या चारों पॉइंट्स? पूरे किसके किसके आए पूरे चारों पॉइंट्स? ओल्डर गाइस को ये चीज समझ गई होगी, पता होगी अभी तक, बट स्पेसिफिकली फॉर न्यू स्टूडेंट्स, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को। लिख लिख कर चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्लस रिवीजन भी अपने को क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल करना पड़ेगा। पहली बार में एक बार में समझ में भी आ जाता है, मेजॉरिटी यहां पर आ जाता है, बट यहां से यहां तक आने के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिखते लिखते सोच सोच कर याद कर करके लिखने का टाइम एग्जाम में नहीं रहता। वहां पर यू हैव टू राइट 100 मार्क्स इन हाउ मेनी मिनट्स? 180 मिनट्स। 3 आवर्स में आपको लॉ की बात करें तो पूरे 100 मार्क्स का पेपर लिखना है। तो उसमें से मतलब पर मार्क कितना मिनट हो गया अपने पास? 1.8। पर वो 1.8 नहीं रहता, उसमें से आपका टाइम जाता है, जैसे कि बीच में पानी पीने में, आपको शुरुआत में आंसर शीट पे इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है बहुत सारी, योर रोल नंबर, डिटेल्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको वहां पर इंस्ट्रक्शन बताते हैं, उसमें कम से कम आपके 4 से 5 मिनट जाते हैं। बीच में इन्विजिलेटर आपकी साइन लेने आते हैं 2 बार, उसके लिए आपका टाइम जाता है। यू हैव टू अंडरलाइन ऑल्सो योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, you have to tie the supplement at last,
ओके, वो भी करना है साथ में। और ऐसी छोटी छोटी, एक बार अपन 10-15 सेकंड के लिए रुके, हाथ दुख रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, या फिर सोचने के लिए रुके, उसमें बहुत टाइम जाता है, तो भी अपन एक बेसिक पकड़ते हैं, चलो 20 मिनट्स। कितना टाइम बचा अपने पास में? 160 मिनट्स। मतलब पर मार्क कितना है अपने पास? 1.6 मिनट्स। 4 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो कितनी देर में होना चाहिए? इंटू 1.6, कितना हो गया वो? लगभग लगभग 6 मिनट्स में आपका वो होना चाहिए क्वेश्चन, तभी आपका 100 मार्क्स का पेपर जो है पूरा कंप्लीट हो पाएगा। और लॉ में स्पेसिफिकली बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होना इज द फर्स्ट कंपल्सरी थिंग। कंपल्सरीली आपका पेपर लॉ में 100 मार्क्स का होना ही चाहिए। बाकी सब सब्जेक्ट्स में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं इफ द आंसर इज करेक्ट, बट लॉ में मेजॉरिटी चांसेस ऐसे हैं, 5 मार्क का आंसर आपने लिखा है तो उसमें से 4 मिलेंगे, कोई कोई में हो सकता है 3 मिलेंगे, 5 आउट ऑफ 5 भी मिलते हैं, बट उसके लिए हर एक आंसर एकदम परफेक्ट चाहिए, राइट। डायरेक्ट आंसर्स मोस्टली अपने हो जाते हैं थोड़े परफेक्ट साइड में अगर आपने सफिशिएंट रिवीजन एंड एवरीथिंग की है, बट केस बेस्ड आंसर्स में जनरली मार्क्स कटते हैं। अगर अपन 100 मार्क्स का लिखेंगे तब ऐसे मार्क्स कट कट के अपने को वी कैन टारगेट फॉर मैक्सिमम लाइक 90 और सो। 90 में मतलब थोड़ा हायर टारगेट आपके लिए सेट कर रहा हूँ, बट आ सकते हैं 92। आई थिंक एक स्टूडेंट ने लाया था ऑल इंडिया में जो टॉप था, उसने एक लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट या लास्ट टू लास्ट में, ओके। पर अगर आप लिखोगे ही 70-80 मार्क्स का और उसमें भी आपकी एक्यूरेसी अगर 60-70% ही रही तो 60 इंटू 70 कितना होता है? 42। 6 7 जा 42 मार्क्स कितने आएंगे? 42, नॉट इवन 50 जो अपने को मिनिमम चाहिए, राइट। सो 100 मार्क्स का पेपर जो है आपका पूरा कंप्लीट होना जरूरी है लॉ में। जैसे अपन पढ़ते जा रहे हैं डेली घर पे जाके उसको रिवाइज करते जाओ, आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, अभी जो लोगों को नहीं मिली है नीचे से आप कलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक में से डेली प्रैक्टिस करना शुरू करते जाओ, जैसे जैसे अपना होते जाता है, जैसे जैसे एक एक यूनिट्स होते जाएंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस करते जाओ, राइटिंग प्रैक्टिस, ओके। चलो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें दो देखे अपन ने, दो पार्टीज होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, पार्टीज का इंटेंशन क्या होना चाहिए? टू क्रिएट लीगल रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड इन सर्टेन केसेस। देखो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो रिटन भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पे कोई बाइंडिंग नहीं डालता है कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन ही चाहिए या स्पोकन ही चाहिए, ऐसी कोई वहां पर जो है बाइंडिंग नहीं है, ओके। As to legal effect, there is no difference between written contract and contract made by word of mouth. बोल करके किया, लिख करके किया, one and the same thing. But in the interest of parties, recommended क्या है कि आप contract कैसे करो? राइटिंग में करो। क्यों राइटिंग में करो? आज लेट से ओरली अपन ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, राइट। ए ने बी को बोल दिया मैं तेरे को पैसे दूंगा, तू मेरे को कार देना। 4 दिन बाद ए बोला मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, कैसे प्रूव करोगे आप, राइट। ऐसी दिक्कतें वहां पर हो सकती है, इसीलिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना ही बोलता है, बट इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट सम अदर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड टू मेक अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल। अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बट बहुत सारे दूसरे लॉज है जो कि क्या बोलते हैं कि आपका इस लॉ के अंडर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना, तो वो हम जैसा बोल रहे हैं वैसा होना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस रिलेटेड जो लॉज है वो क्या बोलते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस का वो कैसा चाहिए? राइटिंग में ही चाहिए, तभी वो वैलिड रहेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला है क्या? ये किसने बोला है? इंश्योरेंस के लॉज। पर अपने को ये भी कंप्लाई करना पड़ेगा अगर वो अदर लॉज कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो।
बहुत सारे इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह का रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसमें क्या जरूरी होता है, रजिस्ट्रेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये नहीं बोलता कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बट दूसरे लॉज बोलते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो वो आपने करना पड़ेगा, बरोबर। कोई कोई लॉज में ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, आपको विटनेसेस लगेंगे, उस केस में फिर विटनेस भी लगेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस नॉट वैलिड एक्सेप्ट इन रिटर्न, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर अदर लॉज इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, thus where there is statutory requirement that any contract is to be made in writing or in presence of witness, document must be complied with, or any law relating to registration of documents must be complied with. गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रजिस्टर होना चाहिए अपने नाम पर, राइट। अगर और कोई लॉ बोलता है तो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी कंप्लाइड, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, आप चाहे तो ओरली करो चाहे तो रिटर्न करो, हमको कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिग्युअस होना चाहिए। अनएम्बिग्युअस मतलब विदाउट एनी डाउट, क्लैरिटी के साथ में क्लियर होना चाहिए। जैसे लेट से ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तेको ऑयल बेचूंगा, पर ऑयल कौन सा ये नहीं बोला, खाने का ऑयल, पीने का तो नहीं रहता, खाने का पीने का एक ही रहता, बालों में लगाने का ऑयल, उसमें भी मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सर्टन है क्या यहाँ पर कुछ नहीं। ये अग्रीमेंट क्या है, वेग है और ये वैलिड नहीं, राइट। द अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन एंड नॉट वेग और indefinite. It must be clear, it must be certain, not vague or indefinite. एग्जाम्पल 8 एक बार क्विकली पढ़ो तो। ठीक है, एग्जाम्पल 9 बोलता है XYZ लिमिटेड अग्रीड टू लीज द लैंड फॉर ए फॉर इनडेफिनेट ईयर्स। मैं देखो इनडेफिनेट टाइम के लिए लैंड जो है वो इस पे देता हूं, लीज पे देता हूं, किराए पे देता हूं, क्या ये वैलिड है? इनडेफिनेट पीरियड, कितने पीरियड के लिए यहां पर दिया हुआ है क्या? नहीं, इनडेफिनेट इज अनक्लियर, अनसर्टन, तो ये अगेन वैलिड नहीं है। इसीलिए जो लाइफ टाइम लीजेस भी होती है ना, मे बी आपने सुना होगा 99 ईयर्स का लीज बोलते हैं, सुना है क्या किसी ने? जनरली जो लाइफ टाइम लीज भी रहती है वहां पर पीरियड लिखा हुआ रहता है 99 ईयर्स, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो, वहां पर वो सर्टेनिटी हो इसीलिए वो 99 ईयर्स लिखे जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। जो भी आप कर रहे हो अग्रीमेंट वो क्या होना चाहिए, केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे कदमों में जमीन रख दूंगा, ये सब फालतू बातें हैं, ये सब नहीं चलती कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। An agreement to do impossible in itself act cannot be enforced. मैं तुम्हारे लिए जादू से ट्रेजर या मैजिक से ट्रेजर ढूंढ करके लेके आ जाऊंगा, या उस पर्सन को वापस जिंदा कर दूंगा, तुम मेरे को 1 करोड़ रुपए दो, पॉसिबल है क्या ये? Such agreements are not valid. There has to be possibility of performance of an agreement. The agreement cannot be enforced as it is not possible to be performed, where A agrees to B to discover treasure by magic. तो 5 पॉइंट्स जो कि सेक्शन 10 में नहीं दिए हैं बट अपन ने देखे, कौन से? 2 पार्टीज होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन,
other formalities to be complied with in certain cases, certainty of meaning and possibility of performance of an agreement. वापस एक बार, पहला पॉइंट, टू पार्टीज का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन और other formalities to be complied with, certainty of meaning and possibility of performance of agreement. But next, अब उस लिस्ट पर चलते हैं जो कि सेक्शन 10 में दी हुई है. सेक्शन 10 में लिस्ट दी हुई है, मतलब सेक्शन 10 में अपने को डेफिनेशन दी हुई है और वो डेफिनेशन पे से ही ये लिस्ट जो है अपन ने तैयार की है. जैसे सेक्शन 10 की ऊपर डेफिनेशन पर क्या बोलते हैं, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. एक अपना एलिमेंट हो गया, अग्रीमेंट होना चाहिए. दूसरा, फ्री कंसेंट होना चाहिए. तीसरा, कॉम्पिटेंट पार्टीज होना चाहिए. फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, तो नेक्स्ट एलिमेंट हो गया लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए. नेक्स्ट, विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी जो है, जो चीज करने के लिए आप बना रहे हो, जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो भी लॉफुल होना चाहिए. एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. ठीक है, ऐसे जो है 6 एलिमेंट्स यहां पर है. फर्स्ट, सेक्शन 10 के हिसाब से, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन अग्रीमेंट, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. पहला, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन अग्रीमेंट. देखो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, बताओ बोलो वापस से, बोलो बोलो. एनफोर्सेबल बाय लॉ. कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्रीमेंट होना जरूरी है. अग्रीमेंट के लिए क्या होना जरूरी है, प्रॉमिस फॉर कंसिडरेशन. और प्रॉमिस के लिए क्या जरूरी है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जरूरी है, राइट. एकदम बेस एलिमेंट में देखे तो वही वो बोल रहे हैं कि अग्रीमेंट होना जरूरी है. अग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट. अग्रीमेंट क्या बोलता है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट. एंड अग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फॉर कंसिडरेशन. मतलब प्रॉमिस फॉर कंसिडरेशन बोलो या फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फॉर कंसिडरेशन बोलो, वन एंड द सेम थिंग, राइट. वैसे ही उन्होंने वापस लिखा है वहां पर. सेकेंड पॉइंट, फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट पर अपने को जो है पूरा एक यही है डिटेल. आप यूनिट नंबर 3 में आओगे, अगर अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, तो वहां पर ये सारे एलिमेंट्स को डिटेल में अपने को एक्सप्लेन किया हुआ है. कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, जो अपन पढ़ रहे हैं ना अभी सेक्शन 10 में, वो सारे एलिमेंट्स अभी ऊपर शॉर्ट में दिए हैं अपने को, उनको डिटेल में पूरे यूनिट नंबर 3 में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है. पहला अपन क्या पढ़ रहे थे, अग्रीमेंट. दूसरा पॉइंट क्या है, फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट में क्या आता है, दो वर्ड्स, फ्री एंड कंसेंट. कंसेंट मतलब क्या, when two parties agree upon the same thing, not just in the same thing but also in the same sense, then there is said to be consent. पहली चीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो जरूरी है होना, वो है कंसेंट ऑफ द पार्टीज. ए बोल रहा है बी को कि मैं तेको क्या बेचूंगा, कार बेचूंगा. ठीक है, ए समझ रहा है
रेड वाली कार, ए के पास में 3-4 कार है, ए समझ रहा है रेड वाली कार, बी समझ रहा है वो खरीद रहा है ब्लैक वाली कार। क्या यहां पर कंसेंट बोली जा सकती है? नहीं, बिकॉज टू पार्टीज आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कार पर सेम थिंग पर एग्री कर रहे हैं बट नॉट इन द सेम सेंस। ये अलग समझ रहा है, वो अलग समझ रहा है, ऐसे केस में इट वोंट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, कंसेंट तो होना जरूरी है बट कंसेंट कैसी चाहिए? फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब फुकट की क्या? नहीं, फ्री मतलब it should not be caused by either of 5 things: coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake। इन चीजों से अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, तभी उसको क्या बोला जाएगा? फ्री कंसेंट बोला जाएगा। ये सब क्या होता है? कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक आएगा अपने को थर्ड इसमें डिटेल में। नहीं सर अभी बताओ, ठीक है सुन। कोएर्शन मतलब जबरदस्ती, डराकर धमकाकर किसी को अगर अपन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हैं, उसकी कंसेंट लेते हैं, तो इट इज कॉल्ड कंसेंट बाय कोएर्शन। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं तो मैं इमोशनल ब्लैकमेल। फ्रॉड मतलब धोखा, धोखा बोलते, धोखा बोलते, धोखा जो भी है, धोखाधड़ी। फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब इनोसेंट धोखा, मतलब यहां पर भी कुछ तो भी झूठ बोला जाता है बट वो पार्टी जो बोल रही है उसको लगता है कि मैं सच बोल रही हूं। एंड मिस्टेक, मिस्टेक मतलब गलती से, ठीक है। ए ने बी को बोला क्या तू मुझे कार बेचेगा? बी ने बोला नहीं बेचूंगा। ए ने गन निकाल करके रख दिया, बोले अब बेचेगा कि नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं, राइट। यहां पर बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ बोला है वो कैसे बोला है? बिकॉज ऑफ कोएर्शन। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा क्या? नहीं, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। वॉइडेबल क्या है उस पर आएंगे अपन आगे। तो क्या बोल रहे हैं वो? टू पार्टीज or two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. This can also be understood as identity of minds. In understanding the terms visibly, consensus ad idem. इसको क्या बोलते हैं अपन? कंसेंसस एड आइडम भी बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। दूसरी चीज, कंसेंट जो दे रहे हैं अपन वो कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी कॉज्ड बाय कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। राइट। ए बोल रहा है बी को मैं तेरे को कार बेचता हूं, अगेन वही, ए समझ रहा है रेड कार, बी समझ रहा है ब्लैक कार। देयर इज नो कंसेंसस एट आइडम। ए बोला बी को मैं तेरे को चार्जर बेचता हूं, ए बोल रहा है, ए समझ रहा है मोबाइल का चार्जर, वो समझ रहा है गाड़ी